गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नरेंद्र खंगार स्वागत करता हूं आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। बेटा आज हम पढ़ने वाले हैं फ्रीओन्स के बारे में। ठीक है, क्या पढ़ेंगे हम? फ्रीओन्स। फिर आप लिख सकते हो फ्रीओन, ये फ्रीओन्स। ठीक है बेटा, क्या होते हैं देखो फ्रीओन्स। कार्बन की जो 4 संयोजकता है उसमें से कुछ तो क्लोरीन जुड़ जाए और कुछ क्या जुड़ जाए, फ्लोरीन जुड़ जाए, तो वो क्या कहलाते हैं? फ्रीओन्स। इसे हम बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। क्या बोलते हैं हम? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, CFC और S लगा दो तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं। क्या होते हैं ये? एल्केन्स के क्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्न होते हैं। क्या होते हैं? एल्केन्स के क्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्न। ये एल्केन के क्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्न क्या कहलाते हैं? फ्रीओन्स कहलाते हैं। समझ गए बेटा? जैसे बात करें एग्जांपल की, CFCl3, ये क्या है? एक फ्रीओन है। ठीक है, ये CF2Cl2, ये क्या है? फ्रीओन है। ये सब क्या है? फ्रीओन्स के एग्जाम्पल्स है। ठीक है, किसे बोलेंगे बेटा? एल्केन्स के क्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्न को हम क्या बोलते हैं? फ्रीओन्स बोलते हैं। यानी करना क्या है, कार्बन की जो 4 संयोजकता होती है उसमें कुछ तो फ्लोरीन जोड़ दो आप और कुछ क्या जोड़ दो? क्लोरीन जोड़ दो, तो क्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्न हमें प्राप्त हो जाएगा। अगर आपको एक से ज़्यादा कार्बन चाहिए तो कार्बन की एक संयोजकता से दूसरा कार्बन जुड़ जाएगा, बाकी 3 संयोजकता बची है प्रत्येक कार्बन की, उससे आप फ्लोरीन जोड़ दो, क्लोरीन जोड़ दो। ठीक है बेटा, तो वो क्या हो जाएगा? फ्रीओन्स हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इनके नोमेनक्लेचर की। वैसे तो मैंने इनके नोमेनक्लेचर के बारे में तुम लोगों को पहले थोड़ा बहुत बताया हुआ है, ठीक है, लेकिन फिर भी बता देता हूँ इनका नामकरण कैसे करना है। ठीक है, बात करते हैं किसकी? नामकरण, नोमेनक्लेचर जिसे बोलते हैं। मैंने एक वीडियो में आपको बताया था कैसे करते हैं। मान लो फॉर एग्जांपल मैंने कोई फ्रीओन लिया, फ्रीओन XYZ। क्या लिया अपन ने? कोई फ्रीओन XYZ लिया। मान लो ये कोई फ्रीओन का नाम है XYZ, तो ये X की जगह क्या आएगा, Y की जगह क्या आएगा, Z की जगह क्या आएगा, वो हमें देखना है। देखो X होता है C-1, जितनी कार्बन की संख्या होगी उसमें से एक घटा कर लिखना है। अगर शून्य आएगा तो लिखने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, Y कितना होता है? जितने हाइड्रोजन परमाणु होते हैं उसमें से एक प्लस करके लिखना है। कितना करना है? एक प्लस करके लिखना है। और Z क्या है? फ्लोरीन परमाणु की संख्या। किसकी संख्या है? फ्लोरीन परमाणु की संख्या। समझ गई कैसे किया मैंने? C-1 यानी जितने कार्बन होंगे उसमें से एक घटा कर लिखना है। जितने हाइड्रोजन होंगे उसको एक प्लस, मान लो कोई भी हाइड्रोजन नहीं है तो एक लिखना है। अगर एक है तो 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और जेड क्या है? फ्लोरीन परमाणु की संख्या है। एग्जाम्पल की बात करते हैं। देखो फॉर एग्जाम्पल ये CFCl3। अब आप देखें इसके अंदर कितने कार्बन है? एक कार्बन है ना, तो X की जगह क्या आएगा? X कितना है भाई? यहाँ पर देखो एक कार्बन है तो 1 - 1 0, यानी X की जगह कुछ नहीं लिखना। तो इसका नाम कैसे लिखोगे? देखो पहले तो इसे लिख रहा हूँ फ्रीओन और हमें लिखना है इसका नाम। तो देखो एक ही कार्बन था, 1 - 1 0, यानी कुछ नहीं आएगा। उसके बाद लिखना है हमें YH+1, एक भी हाइड्रोजन नहीं है तो क्या हो जाएगा? 0 + 1 = 1। ठीक है, उसके बाद फ्लोरीन कितने? एक है तो ये 1। इसका नाम क्या हो जाएगा? फ्रीओन 11। क्या हो जाएगा बेटा इसका नाम? फ्रीओन 11। क्लोरीन परमाणु की संख्या पर ध्यान नहीं देना है। समझ गए बात को? एग्जाम्पल नंबर 2, CF2Cl2। अब देखो वही नाम लिखना है हमें, तो कैसे लिखोगे? फ्रीओन, आगे लगा दो डैश। अब देखो कार्बन कितने? एक, वही 1 - 1 0, तो कितना हो गया? कुछ नहीं लिखना। फिर इसमें हाइड्रोजन कितने? एक भी नहीं है, तो वही 0 + 1 कितना हो गया? 1। और फ्लोरीन कितने? 2, तो उसका नाम क्या हो गया? फ्रीओन 12 हो गया। और लिखो एग्जाम्पल, ये लो C2FCl5 हो गया। अब देखो इसका नाम लिखना है तो कैसे लिखोगे? ये फ्रीओन और नाम लिखना चालू। कितने कार्बन है भाई? 2 कार्बन है यहाँ पर देखो एक था तो 1 - 1 0 गया था। कार्बन की संख्या कितनी? 2, तो 2 - 1, 2 - 1 करोगे कितना होगा? 1, यानी 1 आएगा X की जगह। Y की जगह कितना है? हाइड्रोजन परमाणु हमारे पास एक भी नहीं है फिर से, तो फिर H+1 यानी 0 + 1 क्या हो गया? 1। अब देखो फ्लोरीन की संख्या कितनी है? 1, तो ये कितना हो जाएगा? 1।
फ्रियोन 111 इसका नाम है। क्या हो जाएगा? फ्रियोन 111। अगला देखो C2F2Cl4, वापस से नाम लिखना चालू करो, फ्रियोन, फिर x की जगह 2 - 1 यानी 1, हाइड्रोजन नहीं है यानी 1, और फ्लोरीन कितने? 2 यानी फ्रियोन 112 इसका नाम हो जाएगा। अगला लिखो C2F3Cl3, वही नाम लिखना है हमें, फ्रियोन, कितना हो जाएगा? देखो x की जगह 2 - 1 1, हाइड्रोजन नहीं है यानी 0 + 1 1, और फ्लोरीन कितने? 3, फ्रियोन 113। और आ जाओ C2F4Cl2, वही नाम लिखना चालू, फ्रियोन, और क्या होगा? वही 1, हाइड्रोजन 1, और फ्लोरीन कितने? 4, फ्रियोन 114। समझ गए बात को? आपको सिर्फ ये फॉर्मेट याद रखना है। अगर आपको ये फॉर्मेट याद है तो आप फ्रियोन्स का नोमेनक्लेचर इजीली कर सकते हो, बहुत इजी नोमेनक्लेचर है। ठीक है बेटा, चलो बात करते हैं आगे। निर्माण, अगला जो टॉपिक हमारा क्या है? निर्माण। और देखो इसका निर्माण कर सकते हैं हम दो से, एक तो कार्बन टेट्राक्लोराइड से और हेक्साक्लोरोएथेन से। किस किस से कर सकते हैं? कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड हेक्साक्लोरोएथेन से, इन दोनों से हम क्या कर सकते हैं? इसका निर्माण कर सकते हैं। निर्माण होगा एंटीमनी पेंटाक्लोराइड HbCl5 की उपस्थिति में। देखो कराते हैं, क्या होगा? ये CCl4, इसकी रिएक्शन करानी है हमें हाइड्रोजन फ्लोराइड से। किससे करानी है? हाइड्रोजन फ्लोराइड से। ठीक है बेटा, किसकी उपस्थिति में? HbCl5 की प्रेजेंस में। क्या होगा? यहाँ से एक H और यहाँ का एक Cl बार हो जाएगा, -HCl, और देखो क्या हो गया? ये C, और हमारे पास कितना बचा? एक F, और इधर से क्या बचा? Cl3, CfCl3। नाम करो, देखिए अभी थोड़ी देर पहले नाम बताया था ना, कैसे करोगे? फ्रियोन, x की जगह क्या होता है? C-1 यानी कुछ नहीं आएगा। हाइड्रोजन क्या होता है? हाइड्रोजन +1, ठीक है, यानी क्या हो जाएगा? 1, और फ्लोरीन 1, इसका नाम क्या हो गया? फ्रियोन 11 हो गया। आगे चलो, इसको आगे भी रिएक्ट करा सकते हो, CfCl3, ये वापस से HF से रिएक्ट करा दो। आप चाहो तो यहाँ 2 HF ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। वापस से रिएक्शन किसकी उपस्थिति में? HbCl5 की प्रेजेंस में। क्या होगा? -HCl, ये H और एक Cl बार हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? CF2Cl2 हो गया। नाम लिखो फिर से, फ्रियोन, क्या होगा बेटा? वही कार्बन नहीं है तो 0, और हाइड्रोजन नहीं है तो 1, और फ्लोरीन कितना हो गया? फ्रियोन 12 इसका नाम हो गया। समझ गए बात को? अब बात करते हैं अगला से, मतलब अगले से, C2Cl6। इसकी रिएक्शन आपको अगर HF से करानी है तो एक HF ले लो, 2 HF ले लो, तुम्हारी मर्जी। मान लो अगर 2 HF लेते हैं अपन, देखो एक HF लोगे तो एक HCl बार निकलेगा, एक HCl बार निकलेगा तो C2FCl5 बनेगा। हमने 2 ले लिए तो क्या हो जाएगा? 2 HCl बार निकल जाएंगे HbCl5 की प्रेजेंस में, ये 2H 2 Cl बार। क्या हो जाएगा? C2F2Cl4। क्या हो गया भाई? देखो नाम फिर से, फ्रियोन, और कार्बन कितने? 2 हैं, x की जगह C-1 आएगा, 2 - 1 1, हाइड्रोजन नहीं है, 0 + 1 1, फ्लोरीन कितने? 2, फ्रियोन 112 क्या हो गया? इसका नाम हो गया। समझ गए बात को? चलो आगे बात करते हैं। बात करते हैं इसके गुण की, क्या क्या गुण होते हैं इसके अंदर। तो गुणों की बात करें तो रंगहीन, गंधहीन, रंगहीन, गंधहीन, वाष्पशील द्रव होते हैं,
अत्यधिक निष्क्रिय होते हैं और उच्च ताप पर भी क्या होते हैं, स्थायी होते हैं। इसके बाद आएगा इसका उपयोग क्या होता है, अक्रिय विलायक के रूप में कर सकते हैं, एयर कंडीशनर वगैरह में या रेफ्रिजरेटर वगैरह में प्रशीतक के रूप में इसका उपयोग कर सकते हैं, एरोसोल नोदक के रूप में कर सकते हैं। गुण में, गुण क्या है, रंगहीन, गंधहीन, रंगहीन, गंधहीन, वाष्पशील द्रव, ठीक है, रंगीन, गंधहीन, वाष्पशील द्रव, ये अत्यधिक निष्क्रिय, उच्च ताप व दाब पर भी स्थायी, उच्च ताप व दाब पर भी क्या होंगे, स्थायी। बात करते हैं इसके उपयोग की। उपयोग क्या क्या है इसके, अक्रिय विलायक के रूप में, अक्रिय विलायक के रूप में, ठीक, अक्रिय विलायक के रूप में बात, ये रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर, एसी एक्सेट्रा में प्रशीतक के रूप में, ठीक है, रेफ्रिजरेटर एसी ले लो या और एसी भी ले सकते हो, और वो भी ले सकते हो, क्या नाम है आप, कोल्ड स्टोरेज, कोल्ड स्टोरेज में प्रशीतक के रूप में, हो गया। अगला एरोसोल नोदक के रूप में, ठीक है बेटा, ये हो गया। अब इसका पढ़ेंगे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है पर्यावरण पर प्रभाव, ठीक है। तो पहले मैं इसको मिटा देता हूं, फिर कुछ रिएक्शन लिखूंगा, फिर आपको बताऊंगा। क्या पढ़ेंगे, सीएफसी का या फ्रीऑन्स का पर्यावरण पर प्रभाव, पर्यावरण पर प्रभाव, ठीक है। कुछ चीजें इधर लिख देता हूं मैं आपके लिए, जैसे कि मान लो हमारे पास CFCl3 था, ये हो क्या रहा है वो भी मैं बताऊंगा, घबराए नहीं आप, ठीक है। ये क्या है, बन को तोड़ना है, CFCl2 टूट गया, क्लोरीन मुक्त मूलक बन गया। क्या हो रहा है सब बताया जाएगा, टेंशन ना लो। क्लोरीन मुक्त मूलक, ये क्लोरीन मुक्त मूलक क्या कर रहा है, ओजोन से रिएक्शन कर रहा है और क्लोरीन मोनोऑक्साइड मुक्त मूलक बना रहा है। क्लोरीन मोनोऑक्साइड, मोनोऑक्साइड मुक्त मूलक प्लस O2, हो गया भाई। आगे आ जाओ, ये क्लोरीन मोनोऑक्साइड मुक्त मूलक क्या करेगा, ओजोन से रिएक्शन करेगा और ये वापस से क्या बन जाएगा, क्लोरीन मुक्त मूलक, और ये ट्वाइस O2, ठीक है बेटा। काम की चीज, 16 सितंबर ओजोन संरक्षण दिवस, ओजोन संरक्षण दिवस। अब देखें ये सारी चीजें क्यों लिखी है, कि जो फ्रीऑन्स होता है ना, देखो वो क्या करता है, इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम ये क्या करता है, मतलब हमारे पर्यावरण को कैसे प्रभावित करता है। आप लोग जानते हो कि सूर्य से हमारे पास हानिकारक पराबैंगनी किरणें आती है, उनको रोकता कौन है, ओजोन परत रोकती है। कौन रोकती है, ओजोन परत, जो हमारे समताप मंडल में स्थित है। इसका 95% हिस्सा कहाँ होता है, समताप मंडल में स्थित होता है। ये फ्रीऑन्स क्या होते हैं, अत्यधिक निष्क्रिय होते हैं, इसलिए शोभ मंडल में तो नष्ट नहीं होते, शोभ मंडल से होते तो कहाँ पहुंच जाते हैं, समताप मंडल में पहुंच जाते हैं, और वहां पर क्या करते हैं, ये ओजोन से क्रिया कर लेते हैं। देखो सबसे पहले क्या होगा कि ये जो देखो हमारा क्लोरोफॉर्म है,
एक क्लोरोफॉर्म केवल फ्रीऑन है, ठीक है। ये फ्रीऑन क्या करेगा, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पराबैंगनी किरणों की उपस्थिति में क्या करेगा, क्लोरीन मुक्त मूलक बनाएगा। ये क्लोरीन मुक्त मूलक क्या करेगा, ओजोन से रिएक्शन करके ऑक्सीजन बनाएगा और क्या बनाएगा, क्लोरीन मोनोऑक्साइड मुक्त मूलक बनाएगा। ये क्लोरीन मोनोऑक्साइड क्या करेगा, वापस ओजोन से रिएक्शन करेगा, क्लोरीन मुक्त मूलक और वापस ऑक्सीजन बना देगा। अब देखो वापस क्लोरीन मुक्त मूलक बन गया ना, ये वापस ये इससे क्या करेगा, ओजोन से रिएक्शन करेगा, वापस क्लोरीन मोनोऑक्साइड बनाएगा, वापस क्लोरीन मोनोऑक्साइड से रिएक्शन करेगा ओजोन से, वापस O2 क्लोरीन मुक्त मूलक बनाएगा। ये श्रृंखला अभिक्रिया चलती रहती और एक क्लोरीन मुक्त मूलक लगभग 1 लाख ओजोन अणुओं को समाप्त कर देता है। कितनों को कर देता है, एक क्लोरीन मुक्त मूलक, ये एक क्लोरीन मुक्त मूलक 1 लाख ओजोन अणुओं को समाप्त। समझ गए, एक क्लोरीन मुक्त मूलक 1 लाख ओजोन अणुओं को समाप्त कर देता है। अब ओजोन अणु को समाप्त कर देगा, यानी ओजोन खत्म हो रही है, किसमें बदल रही है, ऑक्सीजन में बदल रही है। अब देखो, जब ओजोन अगर ग्राउंड लेवल पर हो, यानी हमारी पृथ्वी पर नीचे हो, पृथ्वी के संपर्क में हो, हमारे संपर्क में हो, तो ये विषैली मानी जाती है। लेकिन ये क्या है, ऊपर जैसे आप जाओगे समताप मंडल में, जहाँ पर ओजोन लेयर है, वो ओजोन लेयर कहाँ की बनी हुई, ओजोन की बनी हुई, और हमारे लिए ये मान लो जीवन रक्षक परत है, क्योंकि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। क्योंकि ये जो पराबैंगनी किरणें हमारे को क्या क्या कर सकती है, स्किन कैंसर जनरेट कर सकती है, प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, मोतियाबिंद हो जाता है उससे, ठीक है। तो ये प्रकार की जो बीमारियां होती हैं, ये कहाँ से होती है, सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों की वजह से होती है। और इन हानिकारक पराबैंगनी किरणों कौन रोकता है, ओजोन रोकती है ना, ओजोन परत रोकती है। अब ये क्या करते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यहाँ तो नष्ट नहीं होंगे शोभ मंडल में, और कहाँ पहुंच जाएंगे, समताप मंडल में पहुंच जाएंगे, वहां पर क्लोरीन मुक्त मूलक बना लेंगे। किससे, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन मुक्त मूलक ओजोन को नष्ट कर देगा। ऐसे धीरे धीरे ओजोन परत का क्या होने लग जाएगा, क्षय होने लग जाएगा। ओजोन परत क्षय हो जाएगी तो हानिकारक पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर ज्यादा आने लग जाएगी। पृथ्वी पर ज्यादा आने लग जाएगी तो हमारा क्या हो जाएगी, बहुत सारी बीमारी। क्या क्या बताया था, त्वचा कैंसर, स्किन कैंसर जिसे हम बोलते हैं। नंबर 2 मोतियाबिंद। नंबर 3 प्रतिरोधक क्षमता। ये भाई क्या होता है, कम हो जाता है, ठीक है। इसीलिए हमें क्या करना है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को जनरेट होने से, मतलब बनने से बचाना है, यानी उनको बनने नहीं देना है, या फिर ऐसे उपकरणों का उपयोग कम से कम करना है जिनसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन जनरेट होता है। क्यों, क्योंकि ये क्या करेगा, हमारे ओजोन को रिएक्ट करके किसमें बदल देगा, ऑक्सीजन में, और ओजोन परत का क्षय होने लग जाएगा, और ये जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें हमारे तक पहुँचने लग जाएगी, और हम क्या हो जाएगा, हमारे ये सारी बीमारियाँ होने लग जाएगी। तो हमें इनसे बचना है, ठीक है। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को, ताकि हम क्या कर सके हैं, ओजोन को संरक्षित कर सके, ओजोन को क्या कर सके, हम बचा सके। इसीलिए पब्लिक में जागरूकता लाने के लिए हमने क्या करा है, 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, देखो पूछ लिया जाए एग्जाम में, कोई भरोसा नहीं, आपकी बुक में दिया हुआ है, ठीक है बेटा। तो ये इसका क्या था, पर्यावरण पर इफेक्ट था। अगली चीज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है डीडीटी। डीडीटी इसका पूरा नाम है पैराडेश डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन। देखो क्या होता है, सफेद ठोस होता है, ठीक है, और एक कीटनाशी होता है। क्या होता है, कीटनाशी होता है, काय में काम आ सकता है, मच्छर, खटमल आदि को मारने में काम आ सकता है। बनता कैसे, देखो सबसे पहले हमें लेना है क्लोरोबेंजीन। क्या लेना है हमें, क्लोरोबेंजीन। ये क्लोरोबेंजीन के 2 मॉलिक्यूल लेने हैं, ये हमने ले लिया साहब क्लोरोबेंजीन।
इसके हाइड्रोजन को बाहर निकाल कर लिख देते हैं। क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन कराते हैं क्लोरेल से, इसे हम बोलते हैं ट्राइक्लोरो एसिटाल्डिहाइड। क्या होता है ये O डबल बॉन्ड CH, ये CCl3 क्या है क्लोरल या क्लोरेल, ट्राइक्लोरो एसिटाल्डिहाइड। पहले पढ़ चुके ना बेटा, ट्राइक्लोरो एसिटाल्डिहाइड। क्या होगा भाई, ये देखो, यानी करना क्या है, ये सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में रिएक्शन होगी। करना क्या है, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया क्लोरेल से करानी है। क्या हो जाएगा, माइनस H2O और बन जाएगा DDT। क्या बन जाएगा, DDT बन जाएगा। ये Cl, ये Cl और ये दोनों किससे जुड़ गए भाई, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट CH CCl3 से हो गया ना। देखो पैरा, ये इसकी पैरा पोजीशन है, इसकी पैरा, तो एक को तो बोला पैरा, एक को बोला पैरा डैश, पैरा पैरा डैश, डाइक्लोरो 2 क्लोरो, फिर आ गया डाइफेनिल, ये 2 फेनिल, फिर आ गया ट्राइक्लोरो, ये ट्राइक्लोरो, फिर आ गया एथेन, एक और एक 2, 1 और 1 2, ये बन गया हमारा DDT। समझ के बात को बेटा, कीटनाशी के रूप में उसका क्या किया जाएगा उपयोग, इंपॉर्टेंट है वैसे तो, ठीक है। और बात करते हैं BSc के, अगला जो आखिरी बचा हुआ है, आखिरी टॉपिक इसका, आखिरी टॉपिक इसका चैप्टर का BHC बोलते हैं इसको, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, ठीक है। अब देखो ये होता क्या है, बेंजीन जो होता है हमारा, देखो बेटा क्या करते हैं, बेंजीन की रिएक्शन क्लोरीन से कराते हैं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सारे डबल बॉन्ड टूट जाएंगे और क्लोरीन जुड़ जाएगा। देखो फॉर्मूला C6H6 क्या है हमारा, बेंजीन किससे रिएक्शन करानी है, क्लोरीन से, 3Cl2 6 लेने बेटा, प्रत्येक कार्बन से एक को जोड़ना है, ठीक है। तो देखो क्या होगा, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, और ये Cl, ये इधर Cl जुड़ गया, इधर Cl, ये यहाँ पर Cl, यहाँ पर Cl और ये यहाँ पर Cl, ये है BHC और इसका फॉर्मूला क्या हो गया, C6H6 तो पहले ही था, क्लोरीन भी जुड़ गया, क्या हो गया Cl6। बेटा इसके जो व्यापारिक नाम है, व्यापारिक नाम नंबर 1 गेमेक्सेन, गेमेक्सेन या गेमेक्सिन, जो भी तुम बोलो एक ही बात है, गेमेक्सिन या गेमेक्सेन, गेमेक्सिन या गेमेक्सेन एक ही बात है। ये पूछा गया क्वेश्चन है, कंपटीशन के हिसाब से BSc बड़ा इंपॉर्टेंट है। RPSC सेकंड ग्रेड में जो फर्स्ट सेकंड ग्रेड हुई थी हमारी, उसके अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया है कि गेमेक्सिन क्या होता है, गेमेक्सिन किसका नाम है, ये 2-3 बार मैंने क्वेश्चन देख लिया है, ठीक है। तो व्यापारिक नाम एक तो गेमेक्सिन है और एक है इसका लिंडेन, व्यापारिक नाम दूसरा क्या है लिंडेन। तीसरा 666, क्यों रखा गया 666, देखो कार्बन भी 6, हाइड्रोजन भी 6 और क्लोरीन भी 6, ये इसके क्या है व्यापारिक नाम है। इसका IUPAC नाम की बात करो, ये इसका IUPAC नाम, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, सभी जगहों में जुड़ा ना, 6 हो गए तो हेक्साक्लोरो, हेक्साक्लोरो हो गए ना 6, हेक्साक्लोरो साइक्लोहेक्सेन, ये इसका क्या है IUPAC नाम है। बहुत सारे समावयवी के रूप में पाया जाता है, कौन कौन से, जैसे अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, ईटा, नीटा, थीटा, ये सब क्या है इसके समावयवी हैं, इन समावयवी के रूप में पाया जाता है। गामा समावयवी जो होता है, ये भी क्या बेटा, पहली बात तो कीटनाशी है,
क्या ये कीटनाशी, ये गामा समायुज होती है ना, इसकी कीटनाशक क्षमता ज्यादा होती है, कीटनाशक क्षमता ज्यादा क्यों होगी, क्योंकि इसकी वेदन क्षमता ज्यादा होती है, वेदन क्षमता ज्यादा, समझ गए। जो गामा समायुज होता है वो अपेक्षाकृत उसकी कीटनाशक क्षमता ज्यादा होती है क्योंकि इसकी वेदन क्षमता ज्यादा होती है। अब देखो मैंने यहाँ पर बिकोज लिख रखा है, ये बिकोज BCOZ, देखो शॉर्ट में लिख रखा है, मैं बिकोज को या तो ऐसे लिखता हूँ BCOZ या फिर लिखते हैं BCZ, ये लिख देता हूँ मैं। अब एक बच्चे ने एक वीडियो में कमेंट कर रखा था, सर आपने बिकोज की स्पेलिंग गलत लिख रखी है। अरे भाई मेरे, मुझे बिकोज की स्पेलिंग आती है, शॉर्ट में लिखा हुआ है, समझे बात को, इतना लंबा बिकोज लिखने की कहाँ आवश्यकता है। मैंने तो बहुत सारे वीडियोस में लिख रखा है ये अकॉर्डिंग लिखता हूं मैं इसे, तो आप बोले बेटा तुमने अकॉर्डिंग स्पेलिंग गलत लिख रखी है, बिटवीन को ऐसे लिख देता हूं मैं, फिर स्पेलिंग गलत नहीं है, वो मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है, ठीक है बेटा, समझ गए ना। गामा समय की क्या है, वेदन क्षमता ज्यादा होगी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन के साथ मैंने बताया तुम्हें क्या होता है। अब देखो इनका भी DDT और BSC का भी वातावरण पर प्रभाव होता है। DDT एंड BHC का वातावरण पर प्रभाव, ठीक है। देखो मैंने बताया कीटनाशक के रूप में उपयोग करते हैं। अब DDT और BSC की जब आप उपयोग कीटनाशक के रूप में करते हो तो उसकी जो कुछ मात्रा है वो कहाँ पहुंच जाती है, पेड़ पौधों में पहुंच जाती है और हमारी खाद्य श्रृंखला में वहां से हमारे तक पहुंच जाती है और हमें बीमार कर देती है। दूसरी बात क्या होता है, जो BSC होता है वो हमारे सेंट्रल नर्वस केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। तीसरी बात BSC का कुछ मात्रा में जब आप उपयोग करते हो तो कुछ मात्रा क्या होती है, 12 से 15% लगभग वाष्पित हो जाती है और जो वाष्पित होगी वो क्या होगी, इन्वायरमेंट में चली जाएगी और वापस से बरसात के द्वारा कहाँ जाएगी, पृथ्वी पर आ जाएगी और पृथ्वी पर आकर वापस क्या करेगी, हमारी खाद्य श्रृंखला पर पहुँच जाएगी और हमें इफेक्ट करेगी। समझ गए बात को, समझ गए ना। तो खाद्य श्रृंखला इफेक्ट करती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करती है, वाष्पित होकर वापस पृथ्वी पर आ जाए, वाष्पित होकर ऊपर जाएगा, बारिश के द्वारा वापस पृथ्वी पर आएगा और हमारी खाद्य श्रृंखला को क्या करेगा, ये इफेक्ट करेगा। ठीक है बेटा, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि जैसे ही कोई भी वीडियो अपलोड करूं आप तक हमारी सूचना पहुंच जाए और आप वीडियो को देख सकें। ठीक है, और लाइक ज़रूर करें वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।